चलिए जी, आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर नंबर 10 टैक्स इनवॉइस क्रेडिट एंड डेबिट नोट। सर क्या है ये चैप्टर? आप सब लोगों को ये चीज पता होगी कि लेट सपोज मेरे हाथ में ये पेन है, मेरे पास ये आईपैड है, मुझे इसका मालिक तब माना जाएगा जब इसका बिल मेरे पास हो। तो इसी तरीके से जीएसटी के अंदर आपको अगर आईटीसी लेना है तो आपके पास टैक्स इनवॉइस होना जरूरी है। अब मुद्दा ये आता है कि भाई टैक्स इनवॉइस कब काटना है, टैक्स इनवॉइस कब इशू करना है। जैसे ही मैंने गुड्स की सप्लाई करी तब करना है या बाद में भी कर सकता हूं, जब मैंने सर्विस दी तब करना है या बाद में भी कर सकता हूं। गुड्स के केस में टैक्स इनवॉइस कब इशू होगा, सर्विस के केस में कब इशू होगा, ठीक है ना। मान लो बैंकिंग कंपनी है, उसके केस में कब इशू होगा। तो इन सारे सवालों के जवाब हमारे सेक्शन 31 में लिखे हुए हैं, जो कि हमारा टैक्स इनवॉइस का सेक्शन है। अब मान लो कभी मेरे पास एडवांस आ गया, मैंने अभी सप्लाई नहीं करी, उस केस में क्या होगा। एडवांस आया फिर मैंने रिफंड कर दिया, उस केस में क्या होगा। तो हर पॉइंट ऑफ टाइम पर कौन कौन सा डॉक्यूमेंट इश्यू होगा वो सारा का सारा सेक्शन 31 में है। इसके अलावा अगर मान लो मैं कंपोजिशन डीलर हूं या मान लो मैं कोई एग्जाम सप्लाई कर रहा हूं जिस पर टैक्स ही नहीं है, तो क्या मैं टैक्स इनवॉइस दूंगा या कोई और डॉक्यूमेंट दूंगा। ये वाली सारी बातें टैक्स इनवॉइस के चैप्टर में है, ठीक है। लेट सपोज करो मैं 2 रुपए का सामान बेच रहा हूं, तो क्या मुझे 2 रुपए के लिए भी टैक्स इनवॉइस देना पड़ेगा। ये सारी बात टैक्स इनवॉइस के चैप्टर में। तो सेक्शन 31 इज ए कंप्लीट सेक्शन जो हमारे को इस बारे में बताएगा। इसके अलावा टैक्स इनवॉइसिंग के केस में एक और कंसेप्ट नया इंट्रोड्यूस हुआ है जिसका नाम है ई इनवॉइसिंग। तो भाई ये ई इनवॉइसिंग क्या बला है, इस चैप्टर में ही पढ़ेंगे। तो सेक्शन 31 जरा एक बार हम इस पूरे चैप्टर का ओवरव्यू ले लेते हैं कि इस पूरे चैप्टर में क्या पढ़ेंगे। जब भी हम कोई चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम ओवरव्यू लेते हैं। तो इन्होंने पहले ये चीज लिखा है कि भाई पहले हम इस चैप्टर में आपको क्या पढ़ाएंगे, डिस्क्राइब एंड एनालाइज द प्रोविजन रिलेटिंग टू टैक्स इनवॉइस, कि भाई टैक्स इनवॉइस से रिलेटेड क्या क्या प्रोविजन है इन केस ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और इन केस ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विस। तो मैं आपको यहां पर बता दूं सेक्शन 31 जो बात करता है गुड्स के केस में अलग बात करेगा, सर्विस के केस में अलग बात करेगा। टाइम लिमिट बताएगा कि कितने दिनों के अंदर या किस टाइम में आपको टैक्स इनवॉइस इशू करना है, और साथ में मैनर भी बताएगा कि क्या भाई बिल बुक से काट सकते हो या ई इनवॉइसिंग जरूरी है, कितनी कॉपियां देनी होगी, ये सारी चीजें इसमें पढ़ेंगे। इसके बाद ये बताएगा कि भाई टैक्स इनवॉइस के ऊपर एज पर रूल 46 कौन कौन से पर्टिकुलर्स होने जरूरी है। अगर वो पर्टिकुलर्स नहीं है तो टैक्स इनवॉइस इनवैलिड तो नहीं हो जाएगा। इसके बाद ई इनवॉइसिंग का जो नया कंसेप्ट आया है, तो ई इनवॉइसिंग क्या है इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके बाद मैंने जैसे आपको बताया कि अगर, ठीक है ना, अगर आप एग्जाम सप्लाई कर रहे हो तो उस केस में टैक्स इनवॉइस नहीं जाएगा, बिल ऑफ सप्लाई जाएगा। अगर आप कभी एडवांस ले रहे हो तो एडवांस के केस में टैक्स इनवॉइस नहीं जाएगा, रिसिप्ट वाउचर जाएगा। एडवांस लेने के बाद सप्लाई नहीं दी, पैसे वापस करे तो रिफंड वाउचर जाएगा। अगर किसी व्यक्ति को पेमेंट कर रहे हो तो कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें पेमेंट वाउचर आपको इशू करना पड़ेगा। फिर रिवाइज टैक्स इनवॉइस का क्या कंसेप्ट है, किन किन केसेस में रिवाइज टैक्स इनवॉइस होता है, रिवाइज टैक्स इनवॉइस जीएसटी में किसे कहते हैं, उसका कंसेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसके बाद यहां पर बात करी जाएगी कि भाई डेबिट और क्रेडिट नोट, ठीक है ना, कि क्रेडिट एंड डेबिट नोट किस किस केस में इशू होगा, कौन कौन से हमारे ऐसे प्रोविजंस है, ठीक है, ऐसी कंडीशंस है जिसमें क्रेडिट और डेबिट नोट इशू होगा। इसे पढ़ेंगे सेक्शन 34 में। तो ये 2 सेक्शन इस चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 31 और सेक्शन 34। सर इसके अलावा इंपॉर्टेंट नहीं है क्या? हाँ, उसके अलावा जो एक है सेक्शन 32 और एक है सेक्शन 33, ये छोटे छोटे सेक्शन है जो ये कहते हैं कि भाई आप, ठीक है ना, आप अनऑथराइज कलेक्शन नहीं कर सकते टैक्स की,
और जो आपको जीएसटी का अमाउंट है, टैक्स का अमाउंट है, वो टैक्स इनवॉइस पे इंडिकेट करना होगा। तो ये छोटे छोटे सेक्शन 32 और 33 भी इसी में पढ़ेंगे। तो टोटल हमारे को 4 सेक्शन पढ़ने हैं। इसके अलावा और क्या पढ़ना है इस चैप्टर में? आइडेंटिफाई द केस वेयर नो टैक्स इनवॉइस इज रिक्वायर्ड टू बी इशू। कि मान लो हमने जो माल की सप्लाई करी है, लेकिन अभी क्या है, पूरी तरीके से सप्लाई नहीं हुई, ठीक है ना, सिर्फ हमने अप्रूवल बेसिस पे भेजा है, तो उस केस में हमारे को टैक्स इनवॉइस नहीं देना है। उसके जगह पर कोई दूसरा, ठीक है ना, उसकी जगह पर कोई दूसरा डॉक्यूमेंट्स देना है, ठीक है ना। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बिना, ठीक है ना, बिना इनवॉइस के कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो ये वाला सारा चैप्टर हम ये जो हमने कंटेंट पढ़ा, ये सारी चीजें इस चैप्टर में पढ़ेंगे, जो कि हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा प्रीफेस में कि मेनली एक तो सर सेक्शन 31 पढ़ना है, एक सेक्शन 34 पढ़ना है, एक रूल 46 पढ़ना है, साथ में 32 और 33 2 सेक्शन छोटे छोटे पढ़ने हैं, और बीच में हमारे को ये पढ़ना है कि किस केस में बिना टैक्स इनवॉइस के, ठीक है, काम चलाया जाएगा और कौन से डॉक्यूमेंट से काम चलाया जाएगा। चलिए, तो जब हम बात करते हैं तो ये चारों सेक्शन हमारे ये रहे, सेक्शन 31, 32, 33 और 34, ठीक है। और इसके बाद बाकी के डिफरेंट कंसेप्ट कि डिलीवरी चालान क्या होता है, पेमेंट वाउचर किस केस में होता है। चलिए, तो आ जाते हैं इंट्रोडक्शन पे। इंट्रोडक्शन क्या कहता है? ए इनवॉइस इज अ कमर्शियल इंस्ट्रूमेंट। भाई इनवॉइस क्या है? एक कमर्शियल इंस्ट्रूमेंट है। अगर आपने घड़ी पहनी हुई है, तो अगर मैं आपसे कहूं कि भाई ये जो घड़ी है आप चोरी करके लाए हो, ये घड़ी है आप चोरी करके लाए हो, तो आप क्या कहोगे? नहीं साहब चोरी करके नहीं लाया। पुलिस वाला कहेगा तेरे पे क्या सबूत है भाई तू चोरी करके नहीं लाया? वो कहेगा बिल है मेरे पास बिल है। तो इसलिए मैं तुम्हें एक एक्सपीरियंस देता हूँ आपकी लाइफ का। हालांकि आप लोग तो स्टूडेंट है, आपकी कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होगा नहीं, लेकिन मान लो किसी का अगर होता भी है, और अगर मान लो ये लड़का है और इसका मन कर रहा है कि अपनी गर्लफ्रेंड को एक आईफोन गिफ्ट कर दूं, ये कह रहा है मैं अपनी गर्लफ्रेंड को एक आईफोन गिफ्ट कर दूं, तो बेटा मेरी एक सलाह मानना, जब भी कभी अपनी गर्लफ्रेंड को आईफोन गिफ्ट करो तो उसका बिल अपने नाम पर रखना, बिल अपने नाम पर बनवाना, और बेशक गिफ्ट आईफोन कर देना अपनी गर्लफ्रेंड को। सर उससे होगा क्या? अगर मान लो तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने तुम्हें धोखा दिया, तो क्या करना? पुलिस में कंप्लेंट कर देना, पुलिस में कंप्लेंट कर देना साहब कि मेरा फोन चोरी हो गया, ठीक है, और बता देना कि भाई ये लड़की थी, यही चोरी कर सकती है। पुलिस उससे पकड़ लेगी, उससे पूछेगी बता भाई ये फोन तेरा है? वो कहेगी हाँ मेरा है। वो कहेगी बिल का है? तो बिल उस पर मिलेगा नहीं, बिल होगा तुम्हारे नाम का। तो गर्लफ्रेंड तो बेशक चली जाए, फोन तो मिल ही जाएगा तुम्हें वापसी 1.5 लाख रुपए का, ठीक है ना। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को कभी भी किसी को गिफ्ट करो, इनवॉइस अपने नाम पे रखो, अगर उससे लड़ाई हो जाए, ठीक है ना, उसके नाम की कंप्लेंट करा दो चोरी की, ठीक है। चलो, ठीक है ना, ऑन ए लाइटर नोट, ठीक है। एन इनवॉइस इज ए कमर्शियल इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय ए सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विस टू ए रिसिपिएंट। तो ये एक कमर्शियल इंस्ट्रूमेंट है जो कि सप्लायर इशू करता है। किसके नाम पर सप्लायर इशू करता है? रिसिपिएंट के नाम पे। इट आइडेंटिफाई बोथ द पार्टी इन्वॉल्व। एक इनवॉइस से दोनों पार्टियों का पता लग जाता है कि ये सप्लायर कौन है इस पार्टी में और रिसीवर कौन है। इस इनवॉइस से ही पता लग जाता है कि इसके अंदर कौन कौन से आइटम गए हैं, कौन कौन से गुड्स गए हैं, कौन कौन सी सर्विस सप्लाई हुई है। क्वांटिफाई करता है कि क्या क्या आइटम इसमें बेचे गए हैं, डेट बताता है कि किस डेट को माल गया है, एंड मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी लिखा जाता है कि ये बाय हैंड गया है या कैसे गया। मतलब एक इनवॉइस जो है ना वो पर्टिकुलर सारी चीजें बता देता है, प्राइस भी, डिस्काउंट भी, जो भी चीजें, पेमेंट टर्म्स, सारी चीजें वो उसके अंदर बता देता है। इनवॉइस इज ए वेरी क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ इंश्योरिंग टैक्स कंप्लायंस। भाई अब अगर जीएसटी के अंदर हम टैक्स इनवॉइस ही टाइम से इशू ना करें तो क्या गवर्नमेंट को टैक्स आएगा टाइम से? आंसर इज नो। क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर लोग बाग ये सोचते हैं कि भाई अगर मैंने इनवॉइस इशू करा 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर तो ही टैक्स की पेमेंट करूंगा, अदरवाइज नहीं। तो गवर्नमेंट को ना सेक्शन 31 बनाना पड़ा। गवर्नमेंट को सेक्शन 31 किस लिए बनाना पड़ा? कि भाई गवर्नमेंट ना ये इंश्योर कर सके कि भाई तुम्हारे को इनवॉइस कितने दिन में इशू करना है।
क्योंकि अगर गवर्नमेंट इसमें टाइम लिमिट नहीं डालेगी, अगर गवर्नमेंट इसमें टाइम लिमिट नहीं डालेगी कि कितने दिन में तुम्हें टैक्स इनवॉइस इशू करना है, तो होगा क्या उस केस में कि तुम लेट टैक्स इनवॉइस इशू करोगे। तो गवर्नमेंट ने यहां पर क्या करा, टाइम लिमिट बनाई है। तो इसलिए कहा गया है कि ये वेरी क्रूशियल एस्पेक्ट है टैक्स कंप्लायंसेस का under any indirect taxation regime. In order to ensure transparency, issue of invoice for every taxable transaction is prerequisite. कि भाई जो भी आप टैक्सेबल ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो आपको उसका इनवॉइस इशू करना बहुत जरूरी है, चाहे आपका सप्लाई ऑफ गुड्स का केस हो, चाहे सप्लाई ऑफ सर्विस मतलब प्रोविजन ऑफ सर्विस का केस हो। एंड इनवॉइस इज रेज्ड बाय द सप्लायर ऑफ सच गुड्स और सर्विस टू द रिसिपेंट ऑफ द सेम। टैक्स इनवॉइस एक्ट एज ए डॉक्यूमेंट, ठीक है, ये एक डॉक्यूमेंट है। आपने सेक्शन 16 में पढ़ा है कि भाई अगर आपके पास ये वाला डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो आप उसका आईटीसी नहीं लेंगे। तो ये एक डॉक्यूमेंट है जिससे पता लग जाता है कि भाई पेमेंट भी हो रही है टैक्स की, वैल्यू ऑफ गुड्स क्या है, टैक्स पोर्शन क्या है। In certain cases, an invoice serve as a demand for payments and become a document for title when paid in full. ठीक है ना, अगर मैंने आपको इनवॉइस दे दिया तो इसका मतलब अब मैं आपसे पेमेंट ले सकता हूं, ठीक है ना। मैंने आपको इनवॉइस दे दिया, इसका मतलब क्या है कि मैंने अपने गुड्स का टाइटल ट्रांसफर कर दिया तुम्हारे को, और जैसे ही तुमने उसकी पेमेंट कर दी तो तुम उसके ओनर बन गए और अब मैं तुमसे उसके पैसे ले सकता हूं। अंडर द जीएसटी रिजीम एन इनवॉइस और टैक्स इनवॉइस मींस द टैक्स इनवॉइस रेफर टू इन सेक्शन 31। कि भाई जीएसटी के अंदर जब भी हम कभी टैक्स इनवॉइस या इनवॉइस की बात करेंगे तो उसका मतलब होगा जो सेक्शन 31 में हम इनवॉइस इशू करते हैं। दिस सेक्शन मैंडेट्स द इशुएंस ऑफ ए इनवॉइस। ये हमेशा ये वाला सेक्शन क्या कह रहा है कि किस किस केस में तुम्हें मैंडेटरी टैक्स इनवॉइस इशू करना है या बिल ऑफ सप्लाई, ठीक है, या बिल ऑफ सप्लाई। सर दोनों में अंतर क्या है? भाई देखो, अगर आप गवर्नमेंट को टैक्स लाकर दे रहे हो तो टैक्स इनवॉइस होगा, अगर गवर्नमेंट को टैक्स नहीं लाकर दे रहे तो बिल ऑफ सप्लाई होगा। सर किस केस में टैक्स नहीं लाके देंगे? अगर आप कंपोजिशन डीलर हो तो उस केस में, ठीक है, और अगर आप एग्जम्प्ट बेच रहे हो उस केस में, दो केसेस में बिल ऑफ सप्लाई आएगा। अंडर जीएसटी लॉ ए टैक्स इनवॉइस इज एन इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट। टैक्स इनवॉइस क्या है? एक इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट है। इट नॉट ओनली एविडेंस सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस, ठीक है ना, बट इज आल्सो एसेंशियल डॉक्यूमेंट फॉर द रिसिपिएंट टू अवेल द आईटीसी। ठीक है ना भाई, अगर रिसिपिएंट के पास टैक्स इनवॉइस नहीं होगा तो वो आईटीसी क्लेम नहीं कर सकता। ए रजिस्टर्ड पर्सन कैन नॉट अवेल आईटीसी अनलेस ही इज ए पोजीशन ऑफ टैक्स इनवॉइस। ये आप सेक्शन 16 में पढ़कर आ चुके हैं। अब बात आती है कि कौन कौन से इसमें प्रोविजन है। तो द प्रोविजन रिलेटिंग टू टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट और डेबिट नोट आर कंटेन्ड इन सेक्शन 31 टू 34। मैंने चारों सेक्शन आपको बता ही दिए थे, जिसमें पहला और लास्ट का सेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 31 एंड सेक्शन 34 बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर हम रूल की बात करें तो रूल हम 46 से शुरू करेंगे और 55A तक खत्म करेंगे, ठीक है। जितना आपके कोर्स में होगा उतना हम कराएंगे, ठीक है ना जी। क्लियर है? हाँ सर, ये वाली क्लियर है, ठीक है। डेफिनेशन आपको पता ही है कि डेफिनेशन जो जो जरूरी होगी तब पढ़ेंगे, अभी कोई जरूरी नहीं है, तो हम डायरेक्ट सेक्शन पे चलते हैं। तो सेक्शन 31 स्टार्ट होता है टैक्स इनवॉइस का। टाइटल इसका टैक्स इनवॉइस है, लेकिन इसके अंदर आपको काफी सारी चीजें पढ़ने को मिलेगी। इसके अंदर आप काफी चीजें पढ़ोगे, लेकिन मैं आपको एक कहूंगा, जब आप इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, या तो आपने अपनी शेड्यूल 2 की क्लास को कर लिया हो कंप्लीट। अगर शेड्यूल 2 की क्लास को कंप्लीट नहीं किया होगा तो आप बस एक चीज ध्यान रखना कि जीएसटी के अंदर गुड्स और सर्विस दोनों अलग अलग है। या तो कोई चीज गुड्स है या कोई चीज सर्विस है। तो सेक्शन 31 गुड्स के केस में इनवॉइसिंग कैसे होगी उसके लिए अलग बातें करेगा, और सर्विस के केस में इनवॉइसिंग कैसे होगी उसके लिए अलग बातें करेगा। तो सेक्शन 31 सब सेक्शन 1, ठीक है ना, बात करेगा कि गुड्स के केस में कैसे इनवॉइसिंग होगी, और सेक्शन 31, ठीक है ना, सब सेक्शन 2 बात करेगा सर्विस के केस में इनवॉइसिंग कैसे होगी। चलिए तो बात करते हैं सेक्शन 31 सब सेक्शन 1। सेक्शन 31 सब सेक्शन 1 क्या कहता है, जरा ध्यान से सुनिएगा। कहता है ए रजिस्टर्ड पर्सन, पहली बात अब यहीं पर हाईलाइट करना है आपको, ठीक है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि टैक्स इनवॉइस कौन इशू कर सकता है, तो इन्होंने क्लियर बोला कि टैक्स इनवॉइस हमेशा एक रजिस्टर्ड पर्सन इशू करेगा। यहां पर वर्ड सप्लायर नहीं लिखा गया,
यहां पर वर्ड टैक्सेबल पर्सन नहीं लिखा गया, यहां पर वर्ड लिखा गया रजिस्टर्ड पर्सन। तो रजिस्टर्ड पर्सन जैसे ही इन्होंने वर्ड लिख दिया तो इसका मतलब क्या हो गया कि टैक्स इनवॉइस इश्यू करने के लिए आपका रजिस्ट्रेशन होना मैंडेटरी है। अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हो तो आप टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकते। तो क्या बोला इन्होंने, ए रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाइंग टैक्सेबल गुड्स। इसका मतलब क्या है कि अगर आप एग्जम्प्ट गुड्स बेच रहे हो तो टैक्स इनवॉइस नहीं आएगा और कुछ आएगा। तो कह रहा है ए रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाइंग टैक्सेबल गुड्स शैल, ठीक है ना, कि अगर कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन है अगर वो टैक्सेबल गुड्स की सप्लाई कर रहा है तो वो टैक्स इनवॉइस इशू करेगा। लेकिन कब करेगा, तो उन्होंने क्या बोला कि भाई देखो टैक्स इनवॉइस कब इशू करना है, जैसे ही तुम्हारी सप्लाई हो जाए तब आपको टैक्स इनवॉइस इशू करना है, ठीक है ना। मैंने कहा माल बेचने के 1 हफ्ते बाद कर दूं, उसने कहा नहीं, ठीक है ना। मैंने कहा सप्लाई करने से पहले कर दूं, कह रहा नहीं। कह रहा भाई साहब इस चीज को समझो कि ये रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाइंग टैक्सेबल गुड्स शैल बिफोर और एट द टाइम ऑफ, कह रहा है बिफोर और एट द टाइम ऑफ। मैंने कहा मतलब क्या, कह रहा बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स के रिमूव करने से पहले या जब आप गुड्स को रिमूव कर रहे हो उस टाइम पर आपको, ठीक है ना, उस टाइम पर आपको टैक्स इनवॉइस इशू करना है वेयर द सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स। सर क्या मतलब हुआ, देखो जब आप गुड्स के केस में टैक्स इनवॉइस इशू करने की बात आती है तो 2 केस आते हैं। एक तो होता है कि जिस गुड्स में मूवमेंट्स हो, एक गुड्स ऐसे हो जाए जिसमें मूवमेंट नहीं है, नॉन मूवमेंट है। सर एक एग्जांपल से बता दो। अब आप ऐसे समझो, आप किसी की दुकान पर गए और आपने कहा साहब मुझे आपसे 100 किलो माल चाहिए। उसने कहा ठीक है 100 किलो माल ये रहा, मैं तुम्हारा सामान तोल देता हूं और आप ये 100 किलो माल ले जाओ। तो जब मैंने उससे भाव करा कि भाई मुझे 100 किलो माल चाहिए आपकी दुकान से, उसने कहा ठीक है 100 किलो माल 5 रुपए किलो है, 500 रुपए का माल हो गया। मैंने कहा ठीक है भाई साहब। अब उसने क्या कहा कि मैंने कहा कि बनाओ भाई इनवॉइस बनाओ फटाफट से। अब मेरी और उसकी डील हो गई, सप्लाई हो गई, उसने मेरे को इनवॉइस बनाकर दे दिया, मैंने उसे 500 रुपए दे दिए, ठीक है ना। अब यहां पर मुद्दा ये आ रहा है कि यहां पर मूवमेंट ऑफ गुड्स इन्वॉल्व है, तो इस केस में इनवॉइस कब बने। तो वो कह रहा भाई साहब मेरी दुकान पर भीड़ बहुत ज्यादा लगी हुई है। व्यक्ति क्या कह रहा है, मेरी दुकान पर भीड़ बहुत ज्यादा लगी हुई है, अभी तुम माल ले जाओ, मैं इनवॉइस बाद में बना दूंगा। गवर्नमेंट कह रही नहीं, ऐसा नहीं कर सकती। गवर्नमेंट ने क्या बोला कि जहां पर गुड्स में मूवमेंट इन्वॉल्व है आपको बिफोर और एट द टाइम, कह रहे या तो आप पहले इनवॉइस इशू करो, ठीक है ना, पहले इनवॉइस इशू करो, या एट द टाइम ऑफ रिमूवल के बाद नहीं कर सकते। रिमूवल के बाद आप टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकते। अगर आपको टैक्स इनवॉइस इशू करना है तो आपको रिमूवल से पहले करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये नहीं कि साहब कोई बात नहीं जान पहचान है, आप ले जाओ माल ले जाओ, इनवॉइस कल भेज दूंगा घर पे, नहीं, गलत हो जाएगा। इन्होंने क्या बोला कि भाई आप जब भी इनवॉइस इशू करोगे आपको बिफोर और एट द टाइम करना। यहाँ पे वर्ड बिफोर क्यों लिखा हुआ है भाई, बिफोर का मतलब ये होता है कि भाई ऐसा हुआ कि आप मेरी दुकान पर आए और आपने कहा सर मुझे ना 5000 टन लोहा चाहिए। मैंने कहा ठीक है ले लो भाई 5000 टन लोहा। मैंने कहा क्या रेट लगेगा, उन्होंने कहा 60 रुपए किलो लगेगा। मैंने कहा ठीक है, मैंने उन्हें पैसे दिए कि भाई 5000 टन 60 रुपए किलो के हिसाब से दे दो। अब उन्होंने कहा साहब अभी तो मेरे पास लेबर नहीं है, ठीक है ना, मैं अभी आपको कैसे दे दूं माल, मैं रात को 12 बजे गाड़ी या सुबह 5 बजे गाड़ी निकालूंगा। मैंने कहा ठीक है, तो बिल बन गया। तो बिल इशू कब हुआ, बिफोर द मूवमेंट ऑफ गुड्स। सप्लाई हो गई है क्योंकि मेरे और आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया, सारी बातें हो गई, सप्लाई हो गई, लेकिन मूवमेंट अभी नहीं हुई। तो मूवमेंट से पहले करना है तो पहले भी कर सकते हैं, या एट द टाइम ऑफ रिमूवल, ठीक है ना, एट द टाइम ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स, ठीक है ना, एट द टाइम ऑफ मूवमेंट ऑफ, ठीक है। समझ आ गई ये वाली बात। हाँ सर ये वाली बात हमारे को समझ आ गई। बाद में नहीं करना है, पहले कर सकते हो, बाद में नहीं करना है, ठीक है। सर एक केस ऐसा बता दो नॉन मूवमेंट ऑफ गुड्स का। नॉन मूवमेंट ऑफ गुड्स का मतलब क्या होता है भाई, मेरी बात को समझो। नॉन मूवमेंट ऑफ गुड्स का क्या मतलब होता है कि लेट सपोज करो मैं आपको यहां पर पढ़ा रहा हूं और आपको पता है कि मान लो मैंने कैमरा किराए पर लिया हुआ है। अब किराए पर ये कैमरा लिया हुआ है, अब सामने व्यक्ति आ गया, उसने कहा भाई साहब ये कैमरा आज मुझे दे दो वापसी। मैंने कहा भाई साहब मैं किराया दे तो रहा हूं, कह रहा मुझे नहीं देना किराए पर। अब मेरा इस कैमरे पर ना सेट हो गया सब कुछ,
मैंने कहा यार किराए पर नहीं दे रहे, चलो ऐसा करता हूँ मैं खरीद लेता हूँ। मैंने फोन पे बात करी और आपसे खरीद लिया। अब जब मैंने इस गुड्स को खरीद लिया तो अब आप डिलीवरी तो मुझे दोगे नहीं। डिलीवरी क्यों नहीं दोगे भाई, यहाँ का यही रखा है, ठीक है। अब ऐसा थोड़ी है कि ये कैमरा पहले तुम्हारी दुकान पर जाएगा फिर तुम दोबारा मुझे भेजोगे। तो उसने क्या बोला कि इस केस को बोलेंगे नॉन मूवमेंट। क्या बोलेंगे? नॉन मूवमेंट। कहते हैं कि जहां पर मूवमेंट ऑफ गुड्स है वहां पर तो आपको कब करना है, ठीक है ना, रिमूवल्स के टाइम पर या उससे पहले, ठीक है। डिलीवरी ऑफ गुड्स और मेकिंग अवेलेबल देयर टू द रिसिपिएंट इन अदर केस, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही तुमने मुझे मेकिंग अवेलेबल कराया, ठीक है, कि भाई ये अब आप इसे यूज कर सकते हो, पहले यूज कर रहे थे एज ए किराएदार, अब एज ए मालिक यूज कर सकते हो, ठीक है ना, एज ए मालिक यूज कर सकते हो, तो आपको अब इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। इसका एक आध एग्जांपल और पढ़ सकते हो। जैसे लेट सपोज करो मेरे को सीमेंट खरीदना है, मेरे को सीमेंट खरीदना है और मैंने 500 कट्टे आपसे 1000 बैग मैंने सीमेंट के खरीद लिए। अब आपने कहा भाई साहब इसे ले जाओ, मैंने कहा लेके नहीं जाऊंगा, 1000 कट्टे मैंने खरीद लिए, ये आपके गोडाउन में मेरे ब्याप पर रखे रहेंगे, जब भी मुझे जरूरत होगी मैं यहीं से आगे सेल कर दूंगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1000 सीमेंट के कट्टे मैंने आपसे ले लिए और अभी डिलीवरी नहीं कराई है, लेकिन उन पर राइट किसका आ गया? वो मेरा आ गया। तो जैसे ही मेरा राइट आ गया, डिलीवरी नहीं हुई है लेकिन आपने मुझे अवेलेबल करा दिए, तो आपको इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। क्लियर है? अब मुद्दा आया कि चलो साहब इनवॉइस इशू अब हमें पता लग गया कि गुड्स के केस में कब करना है, रिमूवल ऑफ गुड्स के टाइम पे करना है या उससे पहले करना है। अब मुद्दा आया कि भाई जो हम टैक्स इनवॉइस इशू करेंगे उसके अंदर क्या क्या पर्टिकुलर्स होने चाहिए। तो इन्होंने लिखा कि भाई आप जब भी टैक्स इनवॉइस इशू कर रहे हो इन केसेस में आपको डिस्क्रिप्शन दिखाना है कि क्या क्या गुड्स आप दे रहे हो, उसकी क्वांटिटी दिखानी है कि कितना माल बेच रहे हो, और वैल्यू ऑफ गुड्स बताना है, ठीक है। क्या बताना है? वैल्यू ऑफ गुड्स की कितनी वैल्यू है, एंड टैक्स चार्ज कि उसके ऊपर आपने कितना जीएसटी लगाया, एंड सच अदर पर्टिकुलर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। उन्होंने कहा बस इतने मैंने लिख दिए, बाकी रूल 46 में लिखे हुए। एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड का मतलब क्या है यहाँ पर? रूल 46। क्लियर है? अब इन्होंने कहा ठीक है जी ये बात क्लियर हो गई। अब कई गुड्स वाले परेशान हो गए, उन्होंने कहा साहब कई बार ऐसा होता है कि हमारे केस में ना, ठीक है, टैक्स इनवॉइस बनाना बड़ी दिक्कत वाली बात होती है, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, अगर हमें लगा कि किसी केसेस में, गुड्स के केसेस में टैक्स इनवॉइस बनाना दिक्कत है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? प्रोवाइडेड दैट the government may on the recommendation of the council by notification specify the category of goods or supply in respect of which a tax invoice shall be issued within such time and in such manner as may be prescribed। ठीक है ना, कि गवर्नमेंट को लगा कि अगर हमारे को ऐसा लगा, ठीक है ना, हम जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशन के हिसाब से स्पेसिफाई कर देंगे कैटेगरी ऑफ गुड्स और सप्लाई इन विच इन रेस्पेक्ट ऑफ विच ए टैक्स इनवॉइस शैल बी इशूड विद इन सच टाइम एंड इन सच मैनर एज मे बी प्रेजेंट, कि रूल बनाकर हम बता देंगे कि भाई कौन सा टैक्स इनवॉइस बनेगा, कितने टाइम पीरियड में बनेगा, ठीक है, वो सारी चीजें हम रूल्स के अंदर बता देंगे। हमने कहा ठीक है। तो इन्होंने सेक्शन में सिर्फ सिंपल ये वाली बात बताई कि टैक्स इनवॉइस किस केस में इशू होगा, ठीक है ना, और कब होगा। चलो अब बारी थी सर्विस की, अब बारी थी सर्विस की कि सर्विस के केस में टैक्स इनवॉइस कब इशू होगा। अब आपको पता है कि हिंदुस्तान में अगर आप हो तो गुड्स के केस में तो आपने गुड्स लिए, आपने टैक्स इनवॉइस लिया, रिश्ता खत्म। लेकिन सर्विस के केस में हिंदुस्तान में क्या होता है कि पहले सर्विस ले लेता है इंसान, भाई आप लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट बनोगे, ठीक है, तो आपको पता होगा कि भाई आपने आज आईटीआर फाइल कर दी, फिर उसके बाद वो कहेगा भाई रिफंड आएगा तब दूंगा पैसे। तो सर्विस के टाइम पर जो होता है टैक्स इनवॉइस थोड़ा सा डिले इशू होता है, ठीक है ना, कि पहले सर्विस को चेक कर ले, एसी लगा के गया, पहले 2-3 दिन हवा खा ले, एसी की हवा सही होगी तब हम पैसे देंगे। उन्हें पता है कि भाई हिंदुस्तान में सर्विस के टाइम पे लेट होता है। ऐसा नहीं हो सकता जैसे ही सर्विस खत्म हो जाए, जैसे ही सर्विस खत्म हो जाए वैसे ही टैक्स इनवॉइस इशू नहीं होता। तो उन्होंने सर्विस के केसेस में टाइम रखा 30 दिन का, सर्विस के केसेस में टाइम रखा 30 दिन का। क्या टाइम रखा कि भाई अगर आप जैसे ही सर्विस कंप्लीट करोगे, आप जैसे ही सर्विस कंप्लीट करोगे तो 30 दिन के अंदर अंदर आपको टैक्स इनवॉइस इशू करना है। और अगर हम बात करेंगे बैंकिंग कंपनी वगैरह की, तो बैंकिंग कंपनी में तो सर्विस क्या होता है, एटीएम से पैसे निकाले चार्ज लग गया, बैंक में कोई कैश डिपॉजिट करा चार्ज लग गया,
तो उनके लिए अलग प्रोविजन बनाया गया है कि भाई आप 30 दिन की जगह 45 दिन के अंदर टैक्स इनवॉइस बना सकते हो। तो अब आ जाओ सर्विस के केस में। तो सर्विस के केस में क्या कहता है, कहता है रजिस्टर्ड पर्सन, कहता है रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाइंग टैक्सेबल सर्विस, यहां पर भी टैक्सेबल सर्विस की बात है। कहता है रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाइंग टैक्सेबल सर्विस शैल बिफोर और आफ्टर द प्रोविजन ऑफ सर्विस। इसमें भी कह रहा है कि पहले भी कर सकते हो और आफ्टर द प्रोविजन ऑफ सर्विस बट विद इन स्पेसिफाइड पीरियड। ठीक है, आफ्टर करना है लेकिन यानी कि 2 साल बाद करोगे। कितने दिन के अंदर करोगे, विद इन ए प्रिस्क्राइब्ड पीरियड। वो प्रिस्क्राइब्ड पीरियड रूल में लिखा हुआ है 30 दिन और 45 दिन। इशू ए टैक्स इनवॉइस, इसके अंदर भी क्या बताओगे आप, डिस्क्रिप्शन तो देना ही पड़ेगा, क्वांटिटी नहीं दे सकते, वैल्यू तो देना ही पड़ेगा, टैक्स चार्ज कितना हुआ ये भी देना पड़ेगा, एंड सच अदर पर्टिकुलर एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। ठीक है ना, क्लियर हो गया, यहां तक कोई दिक्कत है? ठीक है ना जी, ठीक है जी। चलो अब आगे की बात करते हैं। प्रोवाइडेड दैट द गवर्नमेंट में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल बाय नोटिफिकेशन। ठीक है ना, इसके अंदर भी क्या बोला कि भाई नोटिफिकेशन निकालकर काउंसिल की परमिशन से स्पेसिफाई द कैटेगरी ऑफ सर्विस और सप्लाई इन रेस्पेक्ट ऑफ विच ए टैक्स इनवॉइस शैल बी इशूड विद इन सच टाइम इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, कि इसका हम टाइम और मैनर रूल्स के हिसाब से बता देंगे। हमने कहा ठीक है, subject to condition mentioned therein specify the category of service in respect of which any other document in any other document। अब यहां पर मुद्दा समझिए। अब आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, बस में जा रहे हो, लेट सपोज करो आप बस में जा रहे हो, आपको यहां पर लक्ष्मी नगर है दिल्ली में एक जगह, और लक्ष्मी नगर से आपको ITO जाना है। अब आप उससे कह रहे हो भाई टैक्स इनवॉइस बना। भाई बस में आपने टिकट लिया और टिकट लेने के साथ ही पैसे दिए उसे, तो वो कह रहे हो, आप कह रहे हो भाई टिकट नहीं चाहिए, अपने को ना टैक्स इनवॉइस चाहिए। टैक्स इनवॉइस में नाम डाल, GST नंबर डाल, ये डाल वो डाल। अब बस कंडक्टर कह रहा है भाई इतनी देर में तेरा टिकट दूंगा, इतनी देर में तो लक्ष्मी नगर से ITO आ ही जाएगा, इतने लोगों को टिकट देने। तो गवर्नमेंट के पास गए, गवर्नमेंट से कहने लगे हम टैक्स इनवॉइस नहीं दे सकते, हमारा जो टिकट है उसे ही आप टैक्स इनवॉइस मान लो। तो गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, गवर्नमेंट ने कहा ठीक है। मैंने कहा भाई मेरा भी मान लो, मैं कपिल जैन चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्विस दे रहा हूं, कुछ भी। कह रहे नहीं तुम्हारा नहीं, हम बताएंगे एनी अदर डॉक्यूमेंट इशूड इन रिलेशन टू एनी सप्लाई शैल बी डीम्ड टू बी ए टैक्स इनवॉइस। ठीक है, डीम्ड टू बी ए टैक्स इनवॉइस कि मतलब कि कुछ केसेस में आप जो दूसरा डॉक्यूमेंट इशू कर रहे हो, अदर डॉक्यूमेंट इशू कर रहे हो, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल किसका दिया, टिकट का। एक एग्जांपल और सुन लो, आप गए मूवी देखने जा रहे हो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, बॉयफ्रेंड के साथ। आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ जा रहे हो, लेट तो हो ही जाओगे, ठीक है ना, पूरी तैयारी के साथ जा रहे हो। तो भाई जब आप लेट हो जाओगे तो आप काउंटर पे गए, आपने कहा भैया टिकट दे दे, मूवी चल रही है, निकल रहे हैं अच्छे सीन, तो आपने कहा भैया टिकट दे दे। उसने कहा रुक जा भाई, टैक्स इनवॉइस बनाना है पहले। अब टैक्स इनवॉइस बनाने में समय तो लगेगा ही, तो टैक्स इनवॉइस बनाने में समय लगेगा, आप उससे कह रहे हो भाई मूवी निकल जाएगी। तो उन्होंने कहा भाई ऐसा करो, गवर्नमेंट को बोला कि जो हम मूवी का टिकट देते हैं आप उसे ही टैक्स इनवॉइस मान लो ना, आप उसे ही टैक्स इनवॉइस मान लो ना। तो उन्होंने कहा ठीक है हम देखेंगे, ठीक है ना, सब्जेक्ट टू कंडीशन मेंशन देयरइन स्पेसिफाई द कैटेगरी ऑफ सर्विस। तो कह रहे हैं हम कुछ सर्विस को स्पेसिफाई करेंगे इन रेस्पेक्ट ऑफ विच एनी अदर डॉक्यूमेंट इशूड, कि अगर कोई दूसरा डॉक्यूमेंट इशू किया जाएगा इन रिलेशन टू द सप्लाई शैल बी डीम्ड टू बी ए टैक्स इनवॉइस, कि जो आप दूसरा डॉक्यूमेंट इशू कर रहे हो तो हम उसे भी टैक्स इनवॉइस मान लेंगे। और गवर्नमेंट कह रही है टैक्स इनवॉइस में नोट बी इशूड, कि जाओ तुम्हें माफ किया, तुम टैक्स इनवॉइस इशू करना ही मत, जो तुम्हारा टिकट है वो सारी चीजों को ही टैक्स इनवॉइस मान लेंगे, बात खत्म करेंगे। ठीक है जी, समझ आ गई ये वाली चीज? हाँ सर। तो इन्होंने क्या बोला कि वैसे तो जो सर्विस के केस में टैक्स इनवॉइस इशू होगा वो एक स्पेसिफाइड पीरियड पे होगा, जो मैंने बताया था नॉर्मल 30 दिन और बैंकिंग कंपनी में 45 दिन, और बाकी कुछ केसेस में, ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा भाई, ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, ये आपको पीछे अब जाके देखोगे ना, प्रैक्टिस करोगे, वहां पे भी लिखा होगा कि कुछ केसेस में गवर्नमेंट ने कहा है कि तुम्हें टैक्स इनवॉइस नहीं देना, आपको कोई अदर डॉक्यूमेंट दोगे, काम तुम्हारा चल जाएगा। क्लियर हो गया? तो पहला हमारा गुड्स के केस में क्लियर हो गया और दूसरा हमारा सर्विस के केस में क्लियर हो गया। अब हम पढ़ना है हमारे को सब सेक्शन 3।
सबसेक्शन 3 बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई साहब, बड़ा लंबा चौड़ा क्लोज है इसमें, ठीक है, ABCDEFG 6-7 क्लोज है, तो पढ़ते हैं। ये कहते हैं भाई साहब जो आपने सबसेक्शन 1 और 2 में पढ़ा, मैं इन्हें ओवर रूल करता हूं। कहता नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सबसेक्शन 1 और 2। 1 और 2 में अभी क्या पढ़कर आए थे कि गुड्स के केस में टैक्स इनवॉइस कब होगी, सर्विस के केस में टैक्स इनवॉइस कब होगी, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या लिखा, बी क्लोज पढ़ते हैं। यह भी कह रहे थे कि भाई मूवमेंट ऑफ गुड्स होगा, डिलीवरी ऑफ गुड्स से पहले, रिमूवल ऑफ गुड्स से पहले इनवॉइस देना है। अब बी क्लोज में क्या कहते हैं, अपनी बात से मुकर जाते, कहते हैं भाई देखो बात सुनो, ए रजिस्टर्ड पर्सन में नॉट इशू ए टैक्स इनवॉइस। कह रहे भाई साहब रजिस्टर्ड पर्सन को टैक्स इनवॉइस इशू ही नहीं करना। मैंने कहा अभी तो सबसेक्शन 1 और 2 में आपने बोला था करना इशू, कह रहे नहीं करना। इफ द वैल्यू ऑफ द गुड्स और सर्विस, अगर वैल्यू किसकी, गुड्स और सर्विस की, जैसे लेट सपोज करो, ठीक है ना, यहां पर आप हो, आप अपनी वाइफ को लेकर गए गोलगप्पे खिलाने, किसके यहां पर गोलगप्पे खिलाने लेके गए, लेट सपोज करो हीरा स्वीट्स पे गोलगप्पे खिलाने गए। अब आपको पता है दिन था करवा चौथ का, जैसे ही चांद दिखा गोलगप्पे वाले के लिए भीड़ लग गई, गोलगप्पे वाले के यहां भीड़ लग गई। अब आप अपनी वाइफ को खिलाने ले गए गोलगप्पे, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आप खिलाने लग गए गोलगप्पे से। अब उन्होंने खाए 50 रुपए के गोलगप्पे, अब 50 रुपए के आपने पैसे दिए उन्हें कि लो भाई साहब पैसे, वो कह रहा भाई पैसे ले लिया, कह रहा आप जाओ, कह रहा नहीं जाऊंगा नहीं, टैक्स इनवॉइस बना पहले। आप गोलगप्पे वाले से कह रहे हो पहले टैक्स इनवॉइस बना, तुम रजिस्टर्ड पर्सन हो, टैक्स इनवॉइस बनाओ पहले सारे पर्टिकुलर्स डाल के। वो कह रहा यार बड़ी आफत है, तुम टैक्स इनवॉइस कह रहे हो। अब यहां पर मुद्दा क्या आया कि क्या 50 रुपए के गोलगप्पे उसने बेचे, 20 रुपए के गोलगप्पे उसने बेचे, लाइन लगी हुई है, लेडीज गोलगप्पे खा रही है, ठीक है। वो कह रहा भाई साहब टैक्स इनवॉइस बनाना है पहले, अगली लेडीज को गोलगप्पे तभी खिलाऊंगा, पहले दूसरी वाली के टैक्स इनवॉइस बना दो, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने कहा नहीं यार छोड़ो रहने दो, तुम टैक्स इनवॉइस बनाओ ही मत। तो ये खुश हो गया कि टैक्स भी नहीं देना। गवर्नमेंट ने कहा ये नहीं कह रहे हम, ये कह रहे हैं कि भाई अगर गुड्स या सर्विस की वैल्यू जो आप सप्लाई कर रहे हो वो 200 रुपए से कम है, वो 200 रुपए से कम है, तो तुम क्या करना, टैक्स इनवॉइस मत करना, शाम को एक इकट्ठा इनवॉइस बना देना, शाम को जाते जाते एक कंसोलिडेटेड इनवॉइस बना देना। कब, जब 200 रुपए से कम की वैल्यू, अगर आपका प्रोडक्ट 200 रुपए से कम का है, चाहे गुड्स में चाहे सर्विस में, अगर 200 रुपए से कम का है तो आप उस केस में बार बार इनवॉइसिंग मत करना, आप शाम को जाते हुए पूरे दिन का एक इनवॉइस बना देना। मैंने कहा ठीक है ये भी बढ़िया। तो इन्होंने बी क्लोज में क्या दिया, रिलैक्सेशन दे दिया। बी क्लोज में क्या दे दिया, रिलैक्सेशन दे दिया, ठीक है। हमने कहा बहुत बढ़िया बात है कि एट द टाइम ऑफ रिमूवल मत बनाना, 200 रुपए से कम का अगर इनवॉइस है, एट द टाइम ऑफ रिमूवल मत बनाना, शाम को इकट्ठा बना देना। हमने कहा बहुत बढ़िया बात है। आगे क्या कहता है, ए रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाइंग एग्जेम्प्टेड गुड्स। क्या कह रहा है, अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन है और वो क्या कर रहा है, एग्जेम्प्टेड गुड्स की सप्लाई कर रहा है। एग्जेम्प्टेड गुड्स क्या है भाई, गवर्नमेंट को टैक्स ही नहीं आएगा, या एग्जेम्प्टेड सर्विस दे रहा है, या वो कंपोजिशन डीलर है। वो क्या है, कंपोजिशन डीलर है, सेक्शन 10 वाला डीलर। शैल इशू इंस्टीड ऑफ ए टैक्स इनवॉइस। वो कह रहा है वो टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करेगा। टैक्स इनवॉइस अगर इशू कर दिया तो सामने वाला आईटीसी ले लेगा, जबकि इन केसेस में आईटीसी तो जाना ही नहीं है, टैक्स तो लगना ही नहीं है, तो वो टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करेगा। मैंने कहा फिर क्या करूंगा, कह रहा है ए बिल ऑफ सप्लाई। क्या करोगे आप, बिल ऑफ सप्लाई, ठीक है ना। तो उसका नाम चेंज कर दिया कि भाई आप टैक्स इनवॉइस मत लिखना, उस पर कंफ्यूजन ना हो जाए, तो टैक्स इनवॉइस की जगह बिल ऑफ सप्लाई देंगे, और बिल ऑफ सप्लाई पे जो जो पर्टिकुलर रूल में बताएगा वो पर्टिकुलर डाल देंगे। हमने कहा ठीक है, क्लियर है जी। ये जो 200 रुपए वाला कंसेप्ट है, क्या ये बिल ऑफ सप्लाई पे भी चलेगा? आंसर इज यस, आंसर इज यस, कि अगर आप कोई भी गुड्स या सप्लाई 200 रुपए से कम की सेल कर रहे हो तो आप इकट्ठा शाम को एक बिल ऑफ सप्लाई बना देना, बात खत्म। तो क्लियर हो गया कि बिल ऑफ सप्लाई किस केस में बनेगा, जब आप एग्जेम्प्ट गुड्स बेच रहे हो उस केस में बिल ऑफ सप्लाई बनेगा। अगर आप कंपोजिशन डीलर हो तो आप टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकते, आप क्या इशू करोगे, बिल ऑफ सप्लाई। हमने कहा बहुत बढ़िया बात। चलो अब यहां पर बात करते हैं, एक लड़का है, एक लड़के की शादी है, ठीक है ना। वो कह रहा है नवंबर में एग्जाम दूंगा और नवंबर में एग्जाम देते ही 1 दिसंबर को शादी कर लूंगा।
वो ये ख्वाब कब सोच रहा है, वो ये ख्वाब सोच रहा है आज क्या तारीख हो गई भाई, आज हो गई 2 अगस्त। 2 अगस्त को ये व्यक्ति ख्वाब देख रहा है कि 1 नवंबर में एग्जाम दूंगा, 1 दिसंबर को शादी कर लूंगा। अब शादी 1 दिसंबर को है, अब 1 दिसंबर को जब शादी है तो मैरिज होम कब बुक करने जाएगा, 1 दिसंबर को थोड़ी जाएगा। वो कह रहा है आज ही चला जाओ तो मैरिज होम बुक कर लेते। अब वो गया, उसने कहा भाई साहब मैरिज होम बुक कर दो। उसने कहा ठीक है, कब की शादी है, कह रहा है 1 दिसंबर की। उसने कहा ठीक है 5 लाख रुपए लगेंगे। उसने कहा ठीक है। वो जाने लगा, कह रहा है ओ भाई एडवांस तो देके जा कुछ, ओ भाई एडवांस तो देके जा, 5 लाख रुपए जीएसटी का तेरा बिल बनेगा। उसने कहा कितना एडवांस, उसने कहा ऐसा कर 10% दे जा 50,000। अब 50,000 प्लस में जीएसटी देना पड़ेगा। अब वो 50,000 रुपए एडवांस देकर जाने लगा। अब गवर्नमेंट ने पकड़ लिया उसे, गवर्नमेंट ने कहा भाई 50,000 रुपए एडवांस आ गए, जीएसटी दे दे। उसने कहा भाई साहब सप्लाई नहीं करी मैंने तो, भाई साहब मैंने तो कोई गुड सप्लाई नहीं करा, और जब तक मैंने सप्लाई करा ही नहीं, जब मैंने सप्लाई करा ही नहीं, ठीक है ना, जब मैंने सप्लाई करा ही नहीं तो मैं टैक्स क्यों दूं। गवर्नमेंट ने कहा पैसे तो लिए हैं, पैसे तो लिए हैं, टैक्स दे। तो अब आप आगे चल के एक सेक्शन पढ़ोगे, आगे चल के एक सेक्शन पढ़ोगे, सेक्शन 12 और 13। सेक्शन 12-13 वहां पर बताएगा कि अगर तुमने सर्विस के केस में, अच्छा लॉ में तो लिखा हुआ है सर्विस और गुड्स किसी भी केस में एडवांस ले लिया तो भी टैक्स देना है, लेकिन बाद में नोटिफिकेशन निकालकर गुड्स वाले के केस में रिलैक्सेशन दे दिया। तो अब नटशेल में क्या है कि अगर आपने सर्विस के केस में एडवांस ले लिया, अगर आपने सर्विस के केस में एडवांस ले लिया तो एडवांस के ऊपर भी जीएसटी पे करना है। तो अब यहां पर मुद्दा क्या हुआ कि जब मैं अपना मैरिज होम बुक कराने गया अगस्त में, तो जब मैं एडवांस देकर आऊंगा तो मैं कहूंगा भाई कोई पर्ची तो दे, ठीक है ना। तो उस वाले केस में, ठीक है ना, जब मैं पर्ची की डिमांड करूंगा तो जीएसटी के अंदर हर चीज सिस्टमेटिक है, कोई पर्ची वर्ची नहीं होगी। जो रजिस्टर्ड पर्सन होगा ऑन रिसीप्ट ऑफ एडवांस पेमेंट विद रेस्पेक्ट टू एनी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ इशू ए रिसिप्ट वाउचर। जब भी आप एडवांस लेते हो तो एडवांस के केस में आप क्या इशू करोगे, एक रिसिप्ट वाउचर इशू करोगे, और एनी अदर डॉक्यूमेंट कंटेनिंग सच पर्टिकुलर एज में बी प्रिस्क्राइब्ड एविडेंसिंग रिसिप्ट ऑफ सच पेमेंट। ठीक है, बहुत सारे बिजनेस वाले एडवांस ले लेते हैं लेकिन रिसिप्ट वाउचर इशू नहीं करते, जबकि आप सेक्शन 31 सब सेक्शन 3 का क्लोज डी पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ है कि अगर आपने कभी भी एडवांस लिया तो एडवांस लेते शाम की एविडेंसिंग करना है आपको कि आपने वो पेमेंट रिसीव करी है, तो उस केस में रिसिप्ट वाउचर आपको इशू करना होता है। और जब आप अपनी GSTR1 भरते हो रिटर्न, वहां पर मेंशन भी करना होता है कि भाई इस महीने मैंने कितने रिसिप्ट वाउचर इशू करे हैं। तो क्लियर हो गया रिसिप्ट वाउचर, आंसर इज यस कि हाँ सर रिसिप्ट वाउचर हमारे को क्लियर हो गया। चलिए, अगर रिसिप्ट वाउचर इशू क्लियर हो गया, अब मैं आपको बताता हूं, ठीक है, कि जब भी आप कोई भी एडवांस रिसीव करोगे तो आपको रिसिप्ट वाउचर इशू करना पड़ेगा। अब लड़का था, ठीक है, 2 अगस्त में 50,000 रुपए दे के आया, ठीक है ना, 50,000 रुपए दे के आया, या मान लो 50,000 प्लस में 9,000 रुपए जीएसटी के भी दे के आया, ठीक है, 59,000 रुपए में एडवांस बुकिंग करा ली, ठीक है, सप्लायर ने रिसिप्ट वाउचर इशू कर दिया और ये 9,000 रुपए, क्योंकि ये सर्विस है तो 9,000 रुपए गवर्नमेंट को जमा कर दिया। तो क्या जो रिसीवर है क्या वो उसका आईटीसी ले लेगा रिसिप्ट वाउचर के बेसिस पे? आंसर इज नो। सप्लायर को टैक्स पे करना है रिसिप्ट वाउचर के बेसिस पे। सप्लायर जितने भी रिसिप्ट वाउचर इशू करेगा सर्विस के केस में उसे टैक्स पे करना है, लेकिन रिसीवर को आईटीसी सिर्फ टैक्स इनवॉइस पर मिलेगा। अब बच्चे का मन था, उसे बड़ी खुशी थी कि शादी होगी, उसने नवंबर में पेपर दिए, नवंबर में पेपर गए खराब, नवंबर में पेपर गए खराब, उसकी शादी हो गई कैंसिल, उसकी शादी हो गई कैंसिल। वो दोबारा गया मैरिज होम वाले के पास, साहब मेरी शादी कैंसिल हो गई, ठीक है ना। लड़की सीए बन गई, लड़के के पेपर खराब हो गए, लड़की ने कहा नहीं करनी शादी, ठीक है ना। लड़की ने कहा ज्योति मौर्य वाला केस, कह रही नहीं करनी शादी अब, ठीक है ना। लड़का कह रहा ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखोगी, लड़की कह रही कोई बात नहीं इंतकाम देख लेंगे, शादी नहीं करनी तेरे से। वो कह रहा मैंने एडवांस दे दिया मैरिज होम वाले को, कह रही कोई बात नहीं। जीएसटी में पढ़ा है हमने, जीएसटी में पढ़ा है कि अगर किसी चीज का रिसिप्ट वाउचर इशू हो गया और उसके बाद फ्यूचर में सप्लाई नहीं हुई, उसके बाद फ्यूचर में सप्लाई नहीं हुई, क्योंकि भाई शादी नहीं हो रही तो सप्लाई नहीं है, मैरिज होम की सर्विस ले ही नहीं रहा मैं। अगर सप्लाई कैंसिल हो जाती है
तो उस केस में क्या करेगा, मैरिज होम वाला पैसे रिफंड करेगा और जो उसने शुरुआत में रिसिप्ट वाउचर के बेसिस पर 9,000 रुपए टैक्स गवर्नमेंट को दिया था वो भी रिफंड लेगा। और क्या इशू करेगा, एक रिफंड वाउचर। क्या इशू करेगा, एक रिफंड वाउचर। तो रिफंड वाउचर किस केस में इशू होता है, व्हेन वेयर ऑन रिसिप्ट ऑफ एडवांस पेमेंट विद रेस्पेक्ट टू एनी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस। कि हमने क्या करा था, हमने एक एडवांस रिसीव करा था किस चीज के लिए, गुड्स और सर्विस के लिए, और बोथ द रजिस्टर्ड पर्सन इशू ए रिसिप्ट वाउचर, और रजिस्टर्ड पर्सन ने क्या इशू कर दिया था, रिसिप्ट वाउचर इशू कर दिया था। बट सब्सिक्वेंटली बाद में क्या हुआ, कोई सप्लाई हमने करी नहीं, बाद में कोई सप्लाई हमने नहीं करी, मतलब जब सप्लाई नहीं करी तो टैक्स इनवॉइस भी इशू नहीं हुआ। नो टैक्स इनवॉइस इज इशूड इन परसुएंस देयरऑफ। रिसिप्ट वाउचर के बाद अगर मैरिज होम किराए पे चला जाता तो वो क्या करता, इशू टैक्स इनवॉइस, ठीक है ना, तो कहानी सही हो जाती। लेकिन कह रहा है अगर आपने टैक्स इनवॉइस इशू ही नहीं करा तो आप क्या करोगे, द सेड रजिस्टर्ड पर्सन मे इशू टू द पर्सन हु हैज मेड द पेमेंट ए रिफंड वाउचर अगेन सच पेमेंट। कि जब वो पेमेंट वापिस करेगा तो पेमेंट को वापसी करते समय, ठीक है ना, एक रिफंड वाउचर इशू करेगा। तो क्या एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि क्या ऐसा हो सकता है बिना रिसिप्ट वाउचर के रिफंड वाउचर हो जाए, आंसर इज नो। जब रिसिप्ट वाउचर होगा तभी रिफंड वाउचर होगा, ठीक है, जब रिसिप्ट वाउचर होगा तभी रिफंड वाउचर होगा। क्या ऐसा हो सकता है कि जहां पर रिसिप्ट वाउचर है वहां रिफंड वाउचर होना जरूरी है, आंसर इज नो। रिसिप्ट वाउचर इशू हुआ और अगर उसके बाद देखो यहां पर क्या हुआ, रिसिप्ट वाउचर इशू हुआ, और रिसिप्ट वाउचर इशू होने के बाद दो बातें होंगी, ठीक है ना, रिसिप्ट वाउचर इशू होने के बाद दो बातें होंगी, या तो सप्लाई होगी या सप्लाई नहीं होगी। अगर सप्लाई हुई तो टैक्स इनवॉइस, और अगर सप्लाई नहीं हुई तो रिफंड वाउचर। तो आपके एग्जाम में आ सकता है ये क्वेश्चन। क्लियर हो गया, हाँ सर ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलो अगर ये क्लियर हो गया अब आगे चलते हैं। एग्जाम में छोटा सा क्वेश्चन आ सकता है कि भाई सेल्फ इनवॉइसिंग क्या होती है। सर सेल्फ इनवॉइसिंग क्या होती है ये बताओ। मैंने कहा भाई साहब सेल्फ इनवॉइसिंग समझ नहीं आया। तो जब आपको सेल्फ इनवॉइसिंग के बारे में समझना है तो जरा समझना कि सेल्फ इनवॉइसिंग की बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल देता हूं, आपको पता है सेक्शन 9(3). सर क्या होता है सेक्शन 9(3)? सर रिवर्स चार्ज की बात करते हैं सेक्शन 9(3) में, बिल्कुल ठीक। अब हुआ क्या, मेरी कंपनी है प्राइवेट लिमिटेड, अब मैंने क्या करा, किसी एडवोकेट से सर्विस ले ली। अब आप सब लोगों को पता है कि या तो एडवोकेट की सर्विस है या ट्रांसपोर्टर की सर्विस है, इन सर्विस पर आरसीएम है। मैंने कहा यस आंसर आरसीएम है। अब ये जो एडवोकेट या ट्रांसपोर्टर है, जब इनसे मैं सर्विस लेता हूं तो इस पर आरसीएम में टैक्स मुझे जमा करना पड़ता है। आपने कहा बिल्कुल ठीक है सर। अब मुद्दा क्या है, ये ट्रांसपोर्टर रजिस्टर्ड भी हो सकता है और अनरजिस्टर्ड भी, तो आरसीएम तो फिर भी मुझे ही जमा करना है, चाहे ये रजिस्टर्ड हो चाहे ये अनरजिस्टर्ड हो। लेकिन आपको पता है जब मैं आरसीएम में टैक्स जमा करता हूं तो मुझे उसका भी आईटीसी मिल जाता है। आपने कहा बिल्कुल ठीक है, लेकिन आईटीसी लेने के लिए टैक्स इनवॉइस तो होना जरूरी है। आईटीसी लेने के लिए टैक्स इनवॉइस तो होना जरूरी है। आपने कहा ये भी बात सही है। तो अगर मैं एडवोकेट हूं या ट्रांसपोर्टर से सर्विस ले रहा हूं, अगर मैं एडवोकेट या ट्रांसपोर्टर से सर्विस ले रहा हूं तो ये लोग रजिस्टर्ड होते हैं, और रजिस्टर्ड होने के साथ साथ सेक्शन 31 सब सेक्शन 1 और 2 में ये कहते हैं कि हम रजिस्टर्ड पर्सन है तो हम टैक्स इनवॉइस इशू करेंगे। टैक्स बेशक तुम्हें अपनी जेब से पे करना है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, टैक्स तुम्हें बेशक अपनी जेब से पे करना है, लेकिन चूंकि हम रजिस्टर्ड हैं तो हमारे को टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है भाई, ठीक है ना, ठीक है भाई तुम टैक्स पे करो। अब जैसे ही उसने टैक्स इनवॉइस इशू करो। अब जैसे ही उसने टैक्स इनवॉइस इशू करा तो मैंने क्या करा, आरसीएम पे टैक्स पे करा और उसका आईटीसी ले लिया। अब अगर मैं सर्विस ले रहा हूं किससे, अनरजिस्टर्ड से, सर्विस किससे ले रहा हूं मैं,
अनरजिस्टर्ड से जब मैं सर्विस ले रहा हूं तो कह रहा भाई साहब मैं तो टैक्स इनवॉइस इशू कर ही नहीं सकता। मैंने कहा लेकिन भाई तेरी सर्विस पर मुझे आरसीएम पे करना पड़ेगा। उसने कहा यस। मैंने गवर्नमेंट से पूछा तो फिर मुझे आईटीसी कैसे मिलेगा, जब ये तो अनरजिस्टर्ड है, ये तो टैक्स इनवॉइस इशू ही नहीं करेगा। तो गवर्नमेंट ने कहा हाँ यार ये तो बात है। तो गवर्नमेंट ने क्या करा, गवर्नमेंट ने लिख दिया कि अगर तुम किसी अनरजिस्टर्ड से ऐसे गुड्स या सर्विस ले रहे हो जिस पर आरसीएम लगेगा तो उस केस में तुम्हें आरसीएम पर टैक्स जमा करना है और खुद सेल्फ इनवॉइसिंग करनी है। खुद सेल्फ इनवॉइसिंग करनी है तभी आप आईटीसी ले पाओगे। तो क्या लिखा गया है एफ क्लोज में, कहता है ए रजिस्टर्ड पर्सन, कहता है ए रजिस्टर्ड पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स, एक रजिस्टर्ड पर्सन जो कि लायबल है टैक्स पे करने के लिए अंडर सबसेक्शन 3 और सबसेक्शन 4 ऑफ 9, मतलब आरसीएम के अंदर, शैल इशू एन इनवॉइस इन रेस्पेक्ट ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ रिसीव्ड बाय हिम, कि अगर उसने कोई भी गुड्स या सर्विस ली है तो वो एक इनवॉइस इशू करेगा। कब? फ्रॉम द सप्लायर हु इज नॉट रजिस्टर्ड, कि अगर उसने ऐसे सप्लायर से गुड्स या सर्विस ली है जो कि रजिस्टर्ड नहीं है, जो कि रजिस्टर्ड नहीं है। किसकी बात हो रही है? अनरजिस्टर्ड वाले की। ऑन द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ। तो जब भी मैं कोई गुड्स या सर्विस लेता हूं ऐसे व्यक्ति से जो अनरजिस्टर्ड है और उस पर मुझे आरसीएम पे करना है 9(3) या 9(4) में, तो उसमें मुझे खुद इनवॉइस जनरेट करना पड़ता है जिसे हम सेल्फ इनवॉइसिंग कहते हैं। तो एग्जाम में 2 नंबर का आ सकता है। चलो अब हुआ क्या, मैंने अनरजिस्टर्ड से या रजिस्टर्ड से, ये एडवोकेट है, मैंने सर्विस ले ली। एक केस में रजिस्टर्ड से ले ली तो इन्होंने टैक्स इनवॉइस खुद बना दिया, मुझे आरसीएम पे करना है। अनरजिस्टर्ड के केस में सर्विस ली तो मुझे टैक्स इनवॉइस खुद बनाना है और आरसीएम भी पे करना है। अब इन्होंने एक बात और बोल दी, इन्होंने एक बात और बोल दी कि इस वाले केस में जब दोनों के केस में ही आरसीएम में टैक्स आपको खुद जमा करना है, आरसीएम के केस में टैक्स जब आपको खुद ही जमा करना है, तो जब आप सेक्शन पढ़ोगे 12 और 13, सेक्शन 12 और 13 पढ़ोगे तो वहां पर लिखा हुआ है कि आरसीएम के केस में जब भी कोई व्यक्ति टैक्स खुद जमा करता है तो उसमें एक डेट होती है कि उसने पेमेंट कब करी। उसे मैंने सर्विस ली तो मैंने इन्हें पेमेंट कब करी, तो पेमेंट के बेसिस पर डिसाइड होता है कि टैक्स कब पे करना है। तो गवर्नमेंट ने कहा यार ये कैसे पता लगाएंगे कि पेमेंट कब करी, सर्विस ले ली, गुड्स ले लिए, इनवॉइसिंग इशू कर दी, लेकिन ये नहीं पता लगेगा कि पेमेंट कब करी। मैंने कहा तुम्हें क्या मतलब है पेमेंट का? कह रहे नहीं, पेमेंट का मतलब हमारे को ना सेक्शन 12-13 में है, 12-13 में ना पेमेंट के बेसिस पर हम डिसाइड करते हैं कि टैक्स कब पे करना है, आरसीएम में टैक्स कब पे करना है। तो मैंने कहा क्या करोगे फिर? कह रहे ऐसा करो, एक काम और कर लो कि जब भी तुम 9(3) या 9(4) की कोई भी गुड्स या सर्विस ले रहे हो और उसकी जब भी पेमेंट करोगे तो एक काम और कर लेना, एक पेमेंट वाउचर इशू कर लेना। एक क्या कर लेना? एक पेमेंट वाउचर इशू कर लेना। मैंने कहा वाह भाई वाह, एक काम और बढ़ा दिया। तो क्या काम बढ़ा दिया इन्होंने? कहते हैं ए रजिस्टर्ड पर्सन, ए रजिस्टर्ड पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स अंडर सबसेक्शन 3 और 4 शैल इशू ए पेमेंट वाउचर एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट टू सप्लायर। कि अगर भाई किसी एडवोकेट से, किसी जीटीए से कोई भी गुड्स या सर्विस ले रहे हो और जिस पर आरसीएम एप्लीकेबल है, तो जब भी आप उनकी पेमेंट करोगे, जब भी आप उनकी पेमेंट करोगे तो उस टाइम पर पेमेंट करते समय आप उन्हें पेमेंट वाउचर भी इशू करोगे और उस पेमेंट वाउचर की डिटेल अपने GSTR1 में भी डालोगे। तो भाई ये थी BCDEF क्लोज जो आपको होप सो क्लियर हो गई होगी। हाँ सर ये वाली क्लोज क्लियर हो गई। चलो अब इसमें एक क्लोज और रहती है, ए क्लोज, जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से समझनी है ए क्लोज को, ठीक है ना। रजिस्ट्रेशन से लिंक करूंगा भाई ये वाली क्लोज, पहले भी 1-2 बार बता चुका हूं लेकिन बार बार बतानी पड़ती है, जरा इस चीज को समझ लो। ये जो क्लोज है ये है रिवाइज इनवॉइस की। किसकी क्लोज है? रिवाइज इनवॉइस। जब भी हम रिवाइज इनवॉइस की बात करते हैं तो सेक्शन 31 सबसेक्शन 3 क्लोज ए में बात करते हैं रिवाइज इनवॉइस की। तो रिवाइज इनवॉइस का मतलब जीएसटी के अंदर ये नहीं है कि इनवॉइस बना रहे थे, कुछ गलती हो गई तो रिवाइज कर दिया, नहीं, ये बिल्कुल नहीं है। रिवाइज इनवॉइस का कंसेप्ट
देखो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा व्हाट इज रिवाइज इनवॉइस, तुम्हें लगेगा हाँ इंग्लिश बढ़िया है तुम्हारी, कॉन्वेंट स्कूल से पढ़े हो, तो तुम लिख दोगे जब भी कोई इनवॉइस रिवाइज किया जाता है उसमें कुछ गलती हो जाती है तो उसे रिवाइज इनवॉइस कहते हैं, और खुश हो जाओगे कि अब तो पास हो जाऊंगा। आंसर मिलेगा 0, क्योंकि उसमें रिवाइज इनवॉइस यहाँ पर कुछ अलग है। तो कुछ चीजें जीएसटी में ऐसी टर्म है, ठीक है ना, तो उस टर्म को उसके नाम पर मत जाना। तो रिवाइज इनवॉइस सर फिर है क्या, ठीक है ना, एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन बहुत देता है जिसमें लोग बात कंफ्यूज हुए। तो रिवाइज इनवॉइस का कंसेप्ट क्या है जरा ध्यान से समझिएगा। 1-2 केसेस में रिवाइज इनवॉइस बड़ा काम आएगा। सर क्या है, देखो जब आप रजिस्ट्रेशन का चैप्टर पढ़ते हो तो वहां पर लिखा होता है कि लेट सपोज करो एक व्यक्ति 2 अगस्त को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल हो गया। यहां पर ये लायबल हो गया। लायबल का क्या मतलब हुआ कि गवर्नमेंट को अब ये टैक्स देगा, मतलब ये टैक्सेबल पर्सन बन गया। हमने कहा ठीक है। अब गवर्नमेंट ने क्या बोला हुआ है कि जैसे ही तुम टैक्सेबल पर्सन बन जाओ, तुम लायबल हो जाओ, तो अपनी दुकान बंद करके मत जाना रजिस्ट्रेशन कराने, हम तुम्हें 30 दिन का समय देंगे, रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर देना। तो इसने क्या करा, गवर्नमेंट के इस 30 दिन को यूज करा और यहां पर आकर 28 अगस्त को रजिस्ट्रेशन करा लिया। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि भाई 2 अगस्त को तुम टैक्सेबल पर्सन बन गए, रजिस्ट्रेशन 30 दिन के अंदर करा लेना, लेकिन इस बीच में जो भी सेल करोगे इस पर हमारे को टैक्स चाहिए। इसने कहा साहब टैक्स कैसे दे दूं इस पर मैं तुम्हें, इस टाइम पीरियड में मैं तुम्हें टैक्स कैसे दे सकता हूं, क्योंकि मैं तो रजिस्टर्ड पर्सन ही नहीं हूं, और रजिस्टर्ड पर्सन ही टैक्स इनवॉइस इशू करेगा तभी टैक्स कलेक्ट करेगा। उसने कहा हमें मतलब नहीं, तुम टैक्सेबल पर्सन बन गए तो हमें टैक्स तो तुमसे चाहिए ही चाहिए। तो उन्होंने कहा कि जब भी तुम्हारे पास कोई कस्टमर आए तो उसे क्या बोल देना कि भाई देख मैं तेरे को अभी एक इनवॉइस इशू कर रहा हूं, लेकिन चूंकि मैं रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूं तो मैं तेरे से टैक्स नहीं ले सकता, तो मैं अभी तेरे को एक कमर्शियल इनवॉइस इशू कर रहा हूं, और जैसे ही मेरा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आ जाएगा तो इन कमर्शियल इनवॉइस जो मैंने इशू करे होंगे मैं उसके बदले में तुझे एक रिवाइज इनवॉइस दूंगा। मैं तुझे कमर्शियल इनवॉइस के बदले में अभी कमर्शियल इनवॉइस दे रहा हूं, और मैं कमर्शियल इनवॉइस क्यों दे रहा हूं, क्योंकि मैं टैक्सेबल पर्सन हूं तो टैक्स तेरे से ले नहीं सकता। माल तुझे बेचना है, तेरे से भविष्य में जीएसटी तो लेना ही है मुझे, क्योंकि गवर्नमेंट को देना है, तो मैं रिवाइज इनवॉइस जब दूंगा तब तेरे से टैक्स ले लूंगा। तो गवर्नमेंट ने कहा कि भाई अब तुम्हारे को इस व्यक्ति से जब भी तुम टैक्सेबल पर्सन बन गए, ठीक है, 30 दिन के अंदर अप्लाई कर देना 28 अगस्त को, और लेट सपोज करो तुम्हारा 3 सितंबर को सर्टिफिकेट आ गया। अब तुमने 2 अगस्त से लेकर 3 सितंबर के बीच में जो भी सप्लाई करी है उनका एक कमर्शियल इनवॉइस इशू करा होगा। तो अब क्या करना, जैसे ही तुम्हारे को सर्टिफिकेट आ गया इसके 1 महीने के अंदर अंदर जो तुमने कमर्शियल इनवॉइस इशू करे हुए थे उन सब का रिवाइज इनवॉइस दे देना, इशू कर देना। तो रिवाइज इनवॉइस सिर्फ 1-2 पर्टिकुलर केस में है। तो एक केस कौन सा है हमारा, जो मैंने आपको बता दिया, जरा पढ़ो ध्यान से। कहता है ए रजिस्टर्ड पर्सन में विद इन 1 मंथ, कब, 1 महीने के अंदर, कब से, फ्रॉम द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, जिस दिन तुम्हें सर्टिफिकेट मिला रजिस्ट्रेशन का उसके 1 महीने के अंदर, एंड इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड इशू ए रिवाइज इनवॉइस। तो वो क्या इशू कर सकता है, रिवाइज इनवॉइस। कौन से, किसके अगेंस्ट में, अगेंस्ट द इनवॉइस ऑलरेडी इशूड, कि जो इनवॉइस उसने पहले ही इशू कर दिए थे, कब, ड्यूरिंग द पीरियड बिगिनिंग विद द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। ठीक है ना, इफेक्टिव डेट कब आएगी उसकी, इफेक्टिव डेट तो 2 अगस्त से ही आएगी ना भाई, क्योंकि 2 अगस्त का मतलब क्या था, जिस दिन वो लायबल था। तो इफेक्टिव डेट से लेकर टिल द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन टू हिम। तो 2 अगस्त से लेकर 3 सितंबर के बीच में जो भी उसने इनवॉइसेस इशू करे थे, मतलब एक कमर्शियल इनवॉइस, क्योंकि टैक्स इनवॉइस तो वो इशू कर ही नहीं सकता था, तो उसके बदले में जब भी हमारे को इनवॉइस इशू करना होगा तो हम उसे रिवाइज इनवॉइस बोलेंगे। बहुत लोगों को लगता है कि रिवाइज इनवॉइस अगर कुछ गलत हो गया तो तब दिया जाता है, ऐसा नहीं। चलो क्लियर हो गई ये वाली बात। हाँ सर, तो अब आपने
ठीक है ना। सब सेक्शन 1 पढ़ लिया, 2 पढ़ लिया, 3 कंप्लीट कर लिया। अब आपके 4 सब सेक्शन इसमें और है, उन्हें और एक बार पढ़ लेते हैं। ठीक है, अभी आपको पता है कि आपने पढ़ा गुड्स के केस में इनवॉइस कब इशू होगा, सर्विस के केस में इनवॉइस कब इशू होगा। अब 2 चीजें आपको और पढ़नी है, 2 चीजें आपको और पढ़नी है। ठीक है, एक होता है कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स और एक होता है कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस। ठीक है ना सर, इसमें अंतर क्या है? देखो, गुड्स की सप्लाई अलग चीज है और कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स की बात अलग है। अगर आपको पता हो आपके घरों में जो एलपीजी गैस आती है, पाइपलाइन आ रही है ना कुछ लोगों के घर में, जो रहते हैं दिल्ली में रहते होंगे, ठीक है ना, या बड़े शहरों में रहते होंगे, तो उनके यहाँ पे ना सिलेंडर का झंझट नहीं है, एक पाइपलाइन आती है। और बेटा ये बात जानकर तुम अचंभित रह जाओगे, ठीक है ना, ये बात जानकर तुम अचंभित रह जाओगे कि उस पाइप के जरिए जो तुम्हारे घर में गैस आती है, वो गैस क्या है, गुड्स है या सर्विस है? वो गैस क्या है, गुड्स है या सर्विस? जिन जिन लोगों ने अपने मन में सोचा है कि वो सर्विस है, तो बेटा तुम सब गलत हो। जो वो गैस आती है, चाहे गैस सिलेंडर में आए, चाहे गैस सिलेंडर में आए, चाहे गैस पाइपलाइन के थ्रू आए, वो क्या है, गुड्स है। और अभी आप सेक्शन 31(1) में पढ़कर आए हो कि गुड्स के केस में इनवॉइस कब इशू होगा, जब रिमूवल ऑफ गुड्स हो रहा होगा। तो मतलब कि अगर तुमने चाय बनाने के लिए गैस का स्विच ऑन करा, चाय बनी, तो बंद करने से पहले कंपनी को टैक्स इनवॉइस भेजना होगा। कंपनी कह रही यार ऐसे तो मैं पागल हो जाऊंगी, एक दिन में कितनी बार ये, आप पहले ये समझ लो कि गुड्स है वो, ठीक है। तो कह रही कंपनी मैं तो पागल हो जाऊंगी भाई साहब कि बार बार चाय बनाएगा ये व्यक्ति, कैसे इनवॉइस दूंगी। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि भाई गुड्स के केस में इनवॉइस कैसे इशू होता है वो अलग बात है, सर्विस के केस में इनवॉइस कैसे इशू होता है वो अलग बात है, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में इनवॉइस कैसे इशू होता है, ये वाली बात सेक्शन 31(1) में नहीं लिखी, ये वाली बात लिखी है सेक्शन 31(4) में। और सर्विस के केस में इनवॉइस इशू होता है, ये बात लिखी है 31(2) में। लेकिन कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस के केस में इनवॉइस इशू होगा, ये बात लिखी है 31(4) में। तो पहले इन दोनों का ही मतलब समझ लो कि कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स क्या है और कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस क्या है। तो क्या कहता है, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स मींस सेक्शन 2 क्लॉज 32 a supply of goods which is provided or agreed to be provided continuously on the recurrent basis। कि कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स का मतलब क्या है कि जब हम कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि हम गुड्स की सप्लाई कंटिन्यूअसली आपको करते रहेंगे, ठीक है ना, अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट वेदर और नॉट बाय मीन ऑफ वायर। तो गुड्स की सप्लाई कैसे हो सकती है, वायर से भी हो सकती है, केबल से भी हो सकती है, पाइपलाइन से भी हो सकती है और किसी और माध्यम से भी हो सकती है। हमारे केस में क्या एग्जांपल है, एलपीजी का, फॉर विच द सप्लायर इनवॉइस द रिसिपिएंट ऑन ए रेगुलर और पीरियोडिक बेसिस, ठीक है ना। तो कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स का मतलब क्या है कि जहां पर सप्लायर जो है जब इनवॉइस इशू करता है एक रेगुलर या पीरियोडिक बेसिस पे करता है, 15 दिनों में, 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, एंड इंक्लूड सप्लाई ऑफ एनी गुड्स एज द गवर्नमेंट में सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एज में बी नोटिफाइड स्पेसिफाई। तो मतलब कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स का मतलब क्या है कि अगर कोई कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स हो रही है किसी पाइपलाइन के थ्रू, केबल के थ्रू, ठीक है ना, जहां पर एक रेगुलर इंटरवल पे बिल होता है, तो बेस्ट एग्जांपल इज योर एलपीजी गैस लाइन। अब बात आती है कि कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस क्या है। चलो पहले कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स ही समझ लो। तो कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में इनवॉइस कैसे इशू होगा, ये सेक्शन 31(4) में लिखा है। तो जब भी आप पढ़ते हो ना तो दूर से ही लिख लिया करो। कैसे लिखना होता है कि 31(1) गुड्स के केस में, 31(2) सर्विस के केस में, 31(4) कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में। कहता है इन केस ऑफ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स, कह रहा है इन केस ऑफ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स, कि अगर हमारा कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स का केस है वेयर सक्सेसिव स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स और सक्सेसिव पेमेंट्स आर इन्वॉल्व्ड, कि जहां पर, ठीक है ना, किस चीजों की बात है, सक्सेसिव स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, मतलब कि हमारी जो स्टेटमेंट्स है वो रेगुलर या पेमेंट्स जो है बाद में आएगी। द इनवॉइस शैल बी इशूड, अब वो कह रहा है इनवॉइस कब इशू करना है, कहता है इनवॉइस शैल बी इशूड बिफोर और एट द टाइम ईच सच स्टेटमेंट इज इशूड,
कि जब भी आप स्टेटमेंट इशू करोगे कि भाई आपने कितनी गैस कंज्यूम करी, उसी टाइम पर आप इनवॉइस इशू करोगे। या अगर आपको पेमेंट रिसीव्ड हुई है तो आप जब भी आपको पेमेंट रिसीव्ड हुई है तब आप इनवॉइस इशू करोगे। तो ये वाली कहानी थी कि कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में इनवॉइस कैसे इशू होगा। अब अगला कंसर्न क्या है कि कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस के केस में कैसे इशू होगा। तो पहले कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस को समझ लो, सेक्शन 2 क्लोज 33 कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस। तो कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस क्या कहता है जरा समझो। कहता है सप्लाई ऑफ सर्विस विच इज प्रोवाइडेड और एग्रीड टू बी प्रोवाइडेड कंटिन्यूअसली, कि जब आपने कंटिन्यूअसली सर्विस देने का वादा कर लिया। जैसे मैंने बोला मैं तुम्हारे फ्लैट पर व्हाइट वॉश करूंगा और तुम्हारा फ्लैट है 10,000 गज का, तो भाई अब व्हाइट वॉश करने में 1 साल तो लगी जाएगा, 6 महीने तो लगी जाएंगे। अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर ए पीरियड एक्सीडिंग 3 मंथ्स, कि जो भी सर्विस देने में मुझे 3 महीने से ज्यादा का समय लगेगा, ठीक है ना, विद पीरियोडिक पेमेंट ऑब्लिगेशन। और पेमेंट कैसे मिल रही है मुझे, पीरियोडिक, भाई 4 महीने में एक बार मिलेगी, 6 महीने में एक बार मिलेगी, या जब मैं आधा फ्लैट कंप्लीट कर दूंगा तब मिलेगी। अगर सर्विस 3 महीने से ज्यादा है, ठीक है ना, इंक्लूड सप्लाई ऑफ सच सर्विस गवर्नमेंट सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एज बी नोटिफाइड स्पेसिफाई। तो कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस का मतलब क्या है, अगर आपकी 3 महीने से ज्यादा की सर्विस है। अब इन्होंने बोला भाई अब मान लो मुझे MIG फ्लैट का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, या मुझे मिल गया कि भाई ठीक है ना एक बिल्डर थे, ठीक है ना, एक बिल्डर थे DLF, उसने 1000 फ्लैट बनवाए और उसने बोला है कि भाई 1000 फ्लैट बनाए हमने, इस पे व्हाइट वॉश कर दो। तो इसका जो कॉन्ट्रैक्ट होगा क्या 3 महीने से ज्यादा होगा, आंसर इज यस। अब वो कह रहा है कि भाई जब सर्विस कंप्लीट हो जाएगी तब मैं इनवॉइस इशू करूंगा 3 साल बाद। सेक्शन 31(2) में लिखा हुआ है जब इनवॉइस सर्विस कंप्लीट हो जाएगी तब करना है। कह रहा नहीं भाई साहब, वो लिखा हुआ है सर्विस के केस में, तुम्हारा केस सर्विस नहीं है, तुम्हारा केस है कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस। तुम्हारा केस क्या है, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस। तो उसने क्या बोला कि कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस के केस में इनवॉइस कैसे इशू होगा। तो इसने लिखा सब्जेक्ट टू द प्रोविजन, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ क्लोज डी ऑफ सबसेक्शन 3। सर क्लोज डी कौन सा था, सर क्लोज डी कौन सा था, एडवांस पेमेंट वाला। कह रहा है इसे तो एडवांस पेमेंट है, तो एडवांस पेमेंट को ध्यान में रखते हुए, ठीक है ना, सब्जेक्ट टू द क्लोज डी ऑफ सबसेक्शन 3 इन केस ऑफ एडवांस पेमेंट अगर आपने ले ली तो आप रिसिप्ट वाउचर इशू करोगे, काम खत्म। लेकिन अगर आपका कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस है तो आपको इनवॉइस कब इशू करना है, एग्जाम में इंपॉर्टेंट है भाई। कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। कहता है आप ना कॉन्ट्रैक्ट चेक करो कि भाई जब इस व्यक्ति के साथ कॉन्ट्रैक्ट करा होगा कि भाई तुम्हारे केस में इनवॉइस कब इशू होगा, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ो। उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा कि 3 महीने बाद पेमेंट होगी, या जब इसने आधा फ्लैट कंप्लीट कर लेगा तब पेमेंट होगी। वेयर द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज असर्टेबल फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट, कि पेमेंट कब हो रही है ये पता करो। कहां से पता करो, कॉन्ट्रैक्ट से। तो कॉन्ट्रैक्ट में जहां पर पेमेंट की बात लिखी होगी, तो जहां पर पेमेंट की बात है, पेमेंट से पहले ही इनवॉइस शैल बी इशूड ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट। क्या भाई पेमेंट को पकड़ लो, जैसे ही से पेमेंट मिले इससे इनवॉइस इशू करा दो। अब वो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने लगे, कॉन्ट्रैक्ट में पेमेंट की बात ही नहीं लिखी थी। उसने कहा लिखी नहीं है पेमेंट की बात, अब तो मैं 3 साल बाद करूंगा भाई साहब पेमेंट। उसने कहा नहीं, अगले लाइन पढ़ो, वेयर द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज नॉट असर्टेबल फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट। कह रहा है अगर ड्यू डेट पेमेंट की लिखी नहीं है कॉन्ट्रैक्ट में, द इनवॉइस शैल बी इशूड बिफोर और एट द टाइम व्हेन द सप्लायर ऑफ सर्विस रिसीव द पेमेंट। कह रहा भाई साहब अगर कॉन्ट्रैक्ट में पेमेंट नहीं लिखी, जैसे ही तुम पेमेंट रिसीव कर लोगे, जैसे ही तुम क्या कर लोगे, पेमेंट रिसीव कर लोगे, तो हमें टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जैसे ही आप पेमेंट रिसीव करोगे तो उसी केस में तुम्हारे को टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। अब अगला क्या कहता है, ठीक है ना, ठीक है ना, क्या कह रहा है कि जैसे ही पेमेंट रिसीव कर लोगे, पेमेंट तो कभी ना कभी रिसीव करोगे ना, ये थोड़ी है पेमेंट 3 साल बाद लोगे, ठीक है, जैसे ही पेमेंट रिसीव करोगे तब ले लोगे, ठीक है ना। अब क्या होता है कि कई बार ना पेमेंट नहीं लिखी रहती, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा रहता है कि पेमेंट जो होगी वो लिंक कर दी जाएगी कंप्लीशन ऑफ एन इवेंट। पेमेंट की लिंकेज किससे है, एक इवेंट से, कि भाई आपने इतना काम कर दिया 20% इतनी पेमेंट ले लो, 40% काम कर दिया इतनी पेमेंट ले लो।
जैसे आपने अगर देखा होगा बड़ी बड़ी जो ठेकेदार होते हैं बिल्डिंग का बनाते हैं कॉन्ट्रैक्ट, तो वो बोलते हैं कि भाई मैं पहले दीवारें खड़ी कर दूंगा इतने पैसे लूंगा, फिर लेंटर डाल दूंगा इतने पैसे लूंगा। तो जैसे ही पेमेंट जो लिंक होती है कंप्लीशन ऑफ इवेंट से, तो इनवॉइस शैल बी इशूड ऑन और बिफोर ऑफ द डेट ऑफ कंप्लीशन द इवेंट। पेमेंट से हमें मतलब नहीं है तुम्हें मिली या नहीं मिली, लेकिन अगर वो इवेंट कंप्लीट हो गई तो आपको इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। तो अब आपको क्लियर हो गया कि कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस के केस में इनवॉइस कब कब इशू होगा। इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस हैं, तो हम प्रैक्टिकल पे इस पे फोकस करेंगे। चलिए एक बार सेक्शन को कंप्लीट कर लेते, ठीक है ना। आता है हमारा सब सेक्शन 6। सब सेक्शन 6 क्या कहता है कि कई बार ऐसा होता है आपको एक ऑडिट मिला, ऑडिट आप कर रहे थे, 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट था, 2 लाख रुपए का। अब ऑडिट करते करते तुमने कहा भाई ये पेपर लाओ ये पेपर लाओ, तुमने परेशान कर दिया उसे क्लाइंट ने कहा भाई भाग जा तू यहां से, मुझे ऑडिट ही नहीं कराना। तुम कह रहे हो ऐसे ही थोड़ी भागूंगा, 50,000 रुपये दो, जितना भी काम करा उसका भाग जाऊंगा। तो 50,000 रुपये आपको मिल गए, आपने कहा काम ही नहीं कर रहा। गवर्नमेंट ने कहा भाई टैक्स तो लिया, उसने कहा भाई साहब पहली बात तो देखो मेरा कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस है नहीं, मेरा तो 1.5 महीने में ही काम खत्म हो गया, और देखो भाई सर्विस मेरी कंप्लीट हुई नहीं। तो जब मेरी सर्विस कंप्लीट नहीं हुई तो मैं तुम्हें टैक्स कहां से दूं? सर्विस कंप्लीट हुई नहीं मेरी, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस है नहीं, तो मैं टैक्स नहीं दे रहा आपको। गवर्नमेंट ने कहा पागल मत बना। गवर्नमेंट ने कहा इन केस वेयर द सप्लाई ऑफ सर्विस सीजेज अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट, कि जहां पर सप्लाई ऑफ सर्विस क्या हो जाती है, सीज हो जाती है, खत्म हो जाती है, अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द सप्लाई। सप्लाई कंप्लीट नहीं हुई, सर्विस खत्म हो गई, द इनवॉइस शैल बी इशूड एट द टाइम। तो इनवॉइस कब इशू होगा? व्हेन द सप्लाई सीज, जैसे ही सप्लाई खत्म हो जाएगी, एंड सच इनवॉइस शैल बी इशूड टू द एक्सटेंट ऑफ सप्लाई मेड बिफोर सच सीजेशन। उतने अमाउंट का इनवॉइस इशू कर दो जितने अमाउंट तुमने लिया है कंप्लीट होने से पहले, मतलब 50,000 का। तो ये मत सोचना कि अगर आपकी सर्विस कंप्लीट नहीं हुई है तो आप इनवॉइस इशू आपको नहीं करना है। तो सर्विस अगर सीज भी हो जाती है तो भी आपको इनवॉइस इशू करना है। आ जाओ लास्ट सेक्शन, ठीक है ना। लास्ट सेक्शन, कई बार क्या होता है, कि आप अपनी दुकान पर बैठे हुए हो शॉप पर, तो तुम्हारी दुकान पर सेल्समैन आ जाता है। सेल्समैन आकर कहता है साहब ये ले लो घी, देसी घी। उस देसी घी का नाम है मधुबन, मधुसूदन की डुप्लीकेट कॉपी मधुबन। वो कहता भाई साहब ये दूध बढ़िया दूध से बना हुआ घी है, आप इसे अपनी दुकान पर रख कर बेच लो। आपने कहा मैं नहीं बेच रहा भाई, मैं तो मधुसूदन ही बेचता हूं, मैं नहीं बेच रहा इसे। सेल्समैन कह रहा भाई साहब 50% का प्रॉफिट दूंगा। वो कह रहा भाई साहब मैं नहीं बेचता, पता नहीं बिकेगा या नहीं बिकेगा। उसने कहा भाई साहब कोई बात नहीं, ये 10,000 रुपये का घी मैं आपके पास रख कर जा रहा हूं आपकी दुकान पर, जब बिक जाएगा तब पैसे ले लूंगा, नहीं बिकेगा तो घी ले जाऊंगा उठा के। बिक जाएगा तो पैसे ले जाऊंगा, नहीं बिकेगा तो घी ले जाऊंगा। आपने कहा चल भाई रख दे। तो इसे क्या बोलते हैं कि सप्लायर ने जो गुड्स दिया वो कैसे दिया? ऑन अप्रूवल बेसिस, ऑन अप्रूवल बेसिस। तो यहां पर क्या होता है कि जब भी कोई सप्लायर अप्रूवल बेसिस पर देता है तो वो हर हफ्ते आएगा तुम्हारे पास, सब कुछ बिका क्या, 2 पीस बिक गए लग रहा है, लाओ पैसे दो इसके। फिर कहेगा ठीक है ना, ठीक है 4 पीस बिक गए भाई साहब पैसे दे दो, 10 पीस बिक गए भाई साहब पैसे दे दो, ठीक है ना। अब आप बार बार चक्कर लगाकर जा रहे हो, वो एक भी पीस नहीं बिका, बार बार चक्कर लगाकर जा रहे हो, एक भी पीस नहीं बिका। तो गवर्नमेंट कह रही है भाई अगर 6 महीने तक तो हम इंतजार करेंगे। हम इंतजार कितने महीने तक करेंगे? 6 महीने तक इंतजार करेंगे। अगर 6 महीने तक घी बिक गया तो बात ठीक है, अगर नहीं बिका तो तुम्हें बिल इशू करना पड़ेगा। तो इन्होंने बोला नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1। कह रहे हैं हम सबसेक्शन 1 को ओवर रूल कर रहे हैं, जिसमें लिखा था एट द टाइम ऑफ रिमूवल हमें इनवॉइस इशू करना है। वेयर द गुड्स बीइंग सेंट और टेकन ऑन अप्रूवल, कि जब भी गुड्स अप्रूवल के बेसिस पर बेचे जाएंगे, और सेल और रिटर्न बेसिस, रिटर्न बेसिस मतलब बिक गया तुम्हारा नहीं तो रिटर्न कर देना, आर रिमूव्ड
बिफोर द सप्लाई टेक्स प्लेस। तो वो गुड्स हमेशा पहले ही चले जाते और सप्लाई नहीं होती। सप्लाई क्यों नहीं है? माल बिका ही नहीं भाई साहब, अभी माल बेचा नहीं है, माल भेजा है। माल बेचा नहीं है, माल भेजा है, बिकेगा तो ठीक है। द इनवॉइस शैल बी इशूड, तो इनवॉइस किस केस में इशू होगा, कब इशू होगा? बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई। कब? ठीक है, या तो जब आप सप्लाई कर रहे हो पहले, या एट द टाइम, और विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल विच एवर इज अर्लियर। कि भाई जब वो घी बिक जाए, जब वो सामान बिक जाए तब इनवॉइस इशू कर देना, या जिस दिन तुमने सप्लाई करा था उसके 6 महीने के अंदर अंदर इनवॉइस इशू कर देना, उसके बाद मत करना। और यहां पर भाई ठीक है ना, टैक्स इनवॉइस का मतलब क्या है? एनी रिवाइज इनवॉइस